आइज़क न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 40 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 41 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके बाद नताइज का मुशाहदा करने के लिए वहाँ मैं रुका नहीं था, बल्कि तेज़ रफ्तारी के साथ गजाला के मकान की तरफ रवाना हो गया था। वह वाक़या चूँकि सुबह सवेरे पेश आया था, लिहाजा सुबह के अखबारात में उसके बारे में कोई खबर मौजूद नहीं थी। उसी तरह यूनिवर्सिटी के करीब कासिम की लाश के बारे में भी कोई इशारा न था। गजाला को मैंने पिछली रात के वाक़यात से मन्नोअन आगाह कर दिया था, लेकिन कर्नल जवार जैदी से मैं कन्नी कतराता रहा था और उससे उस मौजू पर गुफ्तगू की नौबत ही न आने दी थी। मुझे पूरा यकीन था कि इस बारे में वो गजाला से बात करने के बजाय मुझसे तबादला ख्याल को तरजीह देगा या फिर सुल्तान शाह को घेरने की कोशिश करेगा। लिहाजा मैं सुल्तान शाह को साथ लेकर घर से रवाना हो गया। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद मैं उसी रात लाहौर जाने वाली नाइट कोच पर 2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गया था। उस मरहले पर मेरी दानिश्त में गजाला को साथ लेना खतरात को दावत देने के मुतरादिफ था। नशिस्तों की बुकिंग के बाद वापस लौटते हुए हाकरों की शोर से अंदाजा हुआ कि शहर में शाम के अखबार हंगामा खेज खबरों के साथ शाया हो चुके थे। मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल पर हाकर से शाम के 3 मकामी अखबारात खरीद लिए। सुल्तान शाह अंग्रेजी से नाबलद था और मैं ड्राइविंग में मसरूफ था, लिहाजा वो अखबारात होटल पहुंचने तक मेरी गोद में ही पड़े रहे। उस बार मैंने गजाला के घर की बजाय एयरपोर्ट के नवा में वाक़ होटल का रुख किया था, जहां मैं पिछली शाम ही एक कमरा किराए पर हासिल कर चुका था। कमरे में पहुंचने के बाद मैंने शाम के अखबारात का जायजा लिया तो चीखती चिंगाहट से सुर्खियों में 2 वाक़यात नुमाया थे, जिनके पसे पर्दा मेरा हाथ कार फरमा था। यूनिवर्सिटी से जरा आगे वीरान सड़क के किनारे सुर्ख करोला के करीब झाड़ियों से एक नाकाबिले शनाख्त लाश बरामद हुई थी, जिसे गोश्तखोर कुत्तों और भेड़ियों ने मसक करके रख दिया था। दूसरी तरफ पुलिस ने किसी नामालूम काल पर भाग दौड़ की तो डिफेंस के पुरस्कून इलाके में जीवा हाउस नामी इमारत से एक लाश बरामद हुई थी। जीवा हाउस के मुहाफिजों के बयान के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी ने जबरदस्ती इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी। फिर मुहाफिजों की किसी बाज़बुर से पहले ही बाहर से एक बेखता फायर हुआ और मुतवफ़्फ़ी ने उनके सामने गिर कर दम तोड़ दिया। खबर का सनसनीखेज पहलू यह था कि पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचे तो मुतवफ़्फ़ी की लाश जाए वकूफ़ से इमारत में घसीटी जा चुकी थी। लाश की उस गैर कानूनी छेड़छाड़ के बारे में जीवा हाउस के मुहाफिज कोई माकूल जवाब नहीं दे सके थे। ये तो कुछ भी ना हुआ। खबरों का खुलासा सुनकर सुल्तान शाह मायूसाना लहजे में बोला, यही तो गलतफहमी है तुम्हारी। मैंने फराग दिलाना लहजे में कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवा हाउस की इमारत पुलिस की निगाहों में आ गई है और अब वकील को वापस लौटने की ही सूझेगी और आज हम भी लाहौर जा रहे हैं। उसने इस्तफसार तलब लहजे में कहा, पहले मेरा इरादा गजाला को ले जाने का था, लेकिन अब तुम्हें ले जाऊंगा। फिलहाल उसकी गोशा निशीनी ही बेहतर रहेगी। लाहौर में जो कुछ करना होगा वो वहीं जाकर तय किया जाएगा। उसने कहा, जाहिर है मेरी कोशिश तो यही होगी कि अव्वलीन फुर्सत में तुकीर और तस्वीर पर हाथ डाल सकूं। असल सूरत हाल तो वहां जाने के बाद ही सामने आ सकेगी, लेकिन अभी तक हम बिल्कुल बेसरो समा है। उसने मुझे याद दिलाया, पहनने के कपड़ों का भी काल पड़ा हुआ है। खाली हाथ जहाज पर चढ़े तो बिला वजह निगाहों में आ जाएंगे। उसकी बात माकूल थी। मैंने उसे साथ लिया और होटल से रवाना हो गया। मेरा इरादा था कि वापसी में कर्नल की कार घर पर छोड़ने के साथ ही गजाला वगैरह से भी अलविदाई मुलाकात हो जाएगी। बज़ाहिर मुहिम आसान थी, लेकिन उसके मुज़म्मरात मोहलिक भी हो सकते थे और मैं शहर छोड़ने से पहले अपना हर हिसाब बेबाक करना चाहता था, ना कि बाद में कोई खलिश बाकी रह जाती। सुल्तान शाह लाहौर रवानगी के ख्याल से बहुत मगन था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी खलंटरे बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिलने की नवीद दे दी गई हो। लेकिन मेरी निगाहों में वो मुहिब खतरात मंडला रहे थे जो तकीर या तस्वीर से उनके अपने शहर में तसादम मोल लेने की सूरत में जन्म ले सकते थे। गजाला के घर पहुंचते ही वही हुआ जिससे मैं गुरेज करना चाह रहा था। उसके बाप ने फाटक ही पर मुझे खुश आमदीद कहा। उस वक्त वो अपनी बीवी के साथ लान पर कुर्सियां डाले बैठा हुआ था और गजाला शायद अंदर थी। मैं गाड़ी से उतरा तो कर्नल ने फाटक बंद करते हुए मुझे वहीं लान पर बैठने की दावत दी, जो नाचार मुझे कबूल करते ही बनी, क्योंकि कर्नल उस वक्त वहां अकेला नहीं था। उसके साथ गजाला की माँ भी मौजूद थी और पिछले चंद दिनों में मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका था। मैं नहीं चाहता था कि वो दुखी दिल औरत मेरे रवैये में बेअतनाही महसूस करके मजीद उदास हो जाए। अपने पस मंजर और उससे पैदा होने वाली मुआशरती तलखियों ने शमा को बहुत हिसास बना दिया था, लेकिन अपने रद्द-ए-अमल के इजहार में वो हमेशा बुखल से काम लेती थी, क्योंकि अपनी कोकीन खोरी की आदत के बायस उसके दिल में संगीन एहसास जुर्म परवरिश पाकर उस हद तक पुख्ता हो चुका था कि वो बज़ाहिर खुद को हर जायज और नाजायज मुलामत का सजावार समझने लगी थी। हर तलखी को अपनी थकी थकी मुस्कुराहट में घोल कर पी जाती थी, मगर मैं जानता था ऐसे मौके पर वह अंदर से जरूर अफसुर्दा हो जाती होगी। तुम अंदर कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ, मैंने सुल्तान शाह से कहा और खुद लान की तरफ बढ़ गया। कहाँ हो बेटे, तुम्हें तो देखने को हमारी आंखें तरस गई हैं। शमा ने मुझे सलाम के जवाब में दुआएं देते हुए कहा, चश्मा लगा कर देखा करो। करने ने हल्का सा कहका मार कर कहा, मेरी तो रोज मुलाकात हो रही है तनवीर से। गजाला बता रही थी कि तुम कल रात यहीं थे। वो अपनी बड़ी बड़ी ख्वाबनाक निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज करके बोली, मेरा ख्याल है कि कुछ परेशान से हो तुम। नहीं,
परेशानी की तो कोई बात नहीं। कर्नल की बजाय शम्मा को गले पड़ते देखकर मैं गड़बड़ा सा गया। सोचा था कि 2-4 रोज यहाँ रह लूंगा, मेरे घर में मुरम्मत वगैरह हो रही है। दूसरा कौन है तुम्हारे साथ? उसने ऐसे आरिफाना लहजे में सवाल किया जैसे मुझे इज्जत आ रही हो कि मेरे बताए बगैर वो अपने क्यासात के सहारे सूरत हाल का सही अंदाजा कर सकती है। तनवीर का एक मुंह चढ़ा नौकर है। मेरे जवाब देने से पहले कर्नल बोल पड़ा और मैं वहीं दिल ही दिल में मखमसे से खोल कर रह गया। उस एक मामले में कर्नल की खोपड़ी में शायद कोई बुनियादी फतूर वाक़ हो चुका था और वो मेरे बार बार के एतराज़ात और वजाहत के बावजूद सुल्तान शाह के मरतबे में कोई इजाफा करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, तनवीर के साथ हर वक्त साए की तरह लगा रहता है। जो खुशामदी लोग अपने आजमूदा हरबों से होशियार आदमी के दिल में भी जगह बना लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। वो उल्लू सीधा नहीं कर रहा कर्नल साहब, मैंने कदर तरफ लहजे में कहा। वो हकीकी मानों में मेरा दस्ते रास है, बल्कि हो सकता है कि बाद मामलात में मैं उसका एहसान मंद रहा हूँ। चलो दोस्त और दस्ते रास ही सही। शम्मा मौका की नज़ाकत भाम कर दखल अंदाज होती हुई बोली, लेकिन वो तुम्हारे साथ क्यों है? फिर किसी ख्याल के तहत फौरन ही अपनी बात की वजाहत करते हुए बोली, मुझे उसके यहाँ आने या रहने पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि तुम इस घर को अपना घर समझने लगे हो। लेकिन गौरतलब बात यह है कि किसी गैर मामूली सूरत हाल के रूनमा हुए बगैर तुम इसे हरगिज़ अपने साथ यहाँ न रखते। और मैं ये भी देख रही हूँ कि तुम कर्नल साहब की कार इस्तेमाल कर रहे हो। ये ना भूलो बेटे कि मेरा जहन पूरी तरह जागता रहता है। तुम्हारी हर उलझन को हम अपनी परेशानी समझते हैं। तुम्हारे बालों की बदली हुई रंगत भी बहुत कुछ कह रही है। अरे भाई हैं कुछ उलझने, कर्नल ने मेरी मदद के लिए दखल अंदाजी करते हुए कहा और गोया फिर शम्मा पर अपनी अहमियत जताने के लिए बोला, अब तुम तनवीर की उलझन जानकर क्या करोगी? मर्दों के मामलात हैं, इनमें नशीब व फराज आते ही रहते हैं। 2-4 रोज में हम लोग सब ठीक कर लेंगे। बस यही जानना चाह रही थी। वो मुस्कुराते हुए थके थके लहजे में बोली, हमको तनवीर मियाँ का हाथ बटाना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि ये परेशान है। अगर इन्होंने आपको एतमाद में लिया हुआ है तो ठीक है, मुझे कोई फिक्र नहीं। जाओ, तुम थक गई होगी, कर्नल ने नर्म लहजे में कहा। अंदर जाकर आराम करो, मैं जरा तनवीर से कुछ बात करना चाहता हूँ। कर्नल का वो फरमान सुनते ही मैं परेशान हो गया। शम्मा की आड़ में उस वक्त मुझे घेरने का मौका मिल गया था और वो गालबन गुजरे हुए वाक़यात के बारे में मुझसे तफसीली गुफ्तगू करने के लिए बेचैन था। मैंने वही लान में बैठे बैठे पूरी उम्मीद नजरों से इमारत के बरामदे की तरफ देखा, लेकिन वहां सन्नाटा था। उस वक्त सिर्फ गजाला की आमद ही मुझे कर्नल की जुबानी चिरा से महफूज रख सकती है। कामरान से कब मिले थे तुम? शम्मा ने अपनी कुर्सी में पहलू बदलते हुए मुझसे सवाल किया। कल, मैंने सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। कल ही कर्नल साहब भी उससे मिलने गए थे। अभी तक तो वो दुआओं के जेर असर ज्यादा वक्त बेहोशी के आलम में गुजारता है। कोई जोरे की कैफियत तारी नहीं हुई है, लेकिन सही इसरात चंद हफ्तों के बाद ही सामने आ सकेंगे। उससे पहले कुछ कहना मुश्किल है। आप गए थे कल वहाँ? शम्मा ने शिकायत अमेज लहजे में अपने शौहर से पूछा। हाँ, उसने नहायत सादत मंदी के साथ इकरार कर लिया। घर से इरादा करके निकला होता तो तुम्हें भी साथ ले जाता। तनवीर ने तो मुझे भी 2-3 रोज के लिए उधर जाने से मना किया था, लेकिन मैं बाहर गया तो दिल न माना और इलाजगाह जा पहुंचा। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने तनवीर का मशवरा कबूल न करके एक संगीन गलती की थी। लेकिन क्यों? वो मुझसे मुखातब होगी, वहां जाने पर क्यों पाबंदी है? ये तो डॉक्टर ही जानता है। मैंने उसकी हदायत कर्नल साहब तक पहुंचा दी थी। मैंने बेचारगी के साथ कहा। कर्नल मुझे घूरने लगा। शायद वो अपनी बीवी को पूरा किस्सा बिलकमुकास्त सुनाने की तैयारी कर रहा था। कदर तवक्कुफ के बाद वो फिर अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया। अगर तुम रात को बेसुध न सो रही होती तो तुम्हें अंदाजा होता कि तनवीर का मशवरा किस कदर बरमहल था। रात क्या हुआ था? उसने हैरत से पूछा। मुझसे मुहम्मू में बात न करें, साफ साफ बताएं। जब कामरान सारा दिन दुआओं के असर से बेहोश रहता है तो किसी के जाने या न जाने से क्या फर्क पड़ता है? कर्नल का मुंह खुला, लेकिन मैं जल्दी से बोलने लगा और वो मेरा मुंह देखता रह गया। मैंने फौरन ही एक फिलबदी कहानी शुरू कर दी। कामरान की बेहोशी मुसलसल नहीं है, उसे वक्फों के साथ दवाई दी जाती है। होश में आता है तो खुर्दनोश के साथ उसकी दूसरी जरूरियात पूरी की जाती है। उसका नफ्सियाती इलाज किया जाता है और वो फिर सो जाता है। डॉक्टर उसे अपने माहौल से बिल्कुल अलग रखना चाहता है। अगर होश में आने पर कामरान को कोई शनासा चेहरा नजर आ जाए तो इलाज में दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। उसके लाशऊर की गिरें और उलझ सकती हैं। शाऊर, लाशऊर और बेशऊर सब खराफात हैं। मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं, बस मेरा बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए। जिस दिन वो मुझे माँ कहकर पहचान लेगा, मैं समझूंगी कि मुझे अपनी खोई हुई कायनात वापस मिल गई। फिर यक बयक चौंक कर बोली, लेकिन वो रात की बात फिर रह गई। उसे छोड़ो। कर्नल गहरा सांस लेकर बोला, रात गई बात गई, बस हंगामा ही खड़ा हो गया था। अब तो मैं जरूर सुनूंगी। वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोली। कैसा हंगामा था? किसने खड़ा किया था? कर्नल साहब आपको चिढ़ा रहे हैं। मैंने मुस्कुराहट के साथ बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा। सिर्फ इतनी सी बात है कि रात डॉक्टर साहब कर्नल साहब की शिकायत लेकर आए थे। उसने साफ कह दिया था कि मरीजों के मुतलकीन अगर ताउन न करें तो मौले जैसे पेचीदा मरीजों का कोई कामयाब इलाज नहीं कर सकता। मैंने समझा बुझाकर उसे रुखसत कर दिया था। ये तो वो ठीक कहता है। शम्मा मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। मैं डर गई थी, न जाने क्या हंगामा था, कौन घुस आया था घर में। जवान बेटे बेटी के बाप है, मगर मजाक अब तक नहीं गया मिजाज से। वो ये कहती हुई इमारत की तरफ चलती। ये क्या चक्कर शुरू कर दिया तुमने? शम्मा के जाने के ही बाद कर्नल ने गुस्सीले लहजे में सवाल किया। शम्मा से आज तक मैंने कोई बात नहीं छुपाई है। वो अच्छे वक्त के साथ मेरे बुरे वक्त की भी साथ ही रही है।
अगर बताने से कोई फायदा हो तो मुझे कायल कर दे। मैं खुद उनसे अपने झूठ का एतराफ़ करके ठीक ठीक वाक़यात से आगाह कर दूंगा। मैंने उससे संजीदा पाकर खुश्क लहजे में कहा, कायल कर दूँ? वह हमकाना लहजे में बोला, कायल करने की क्या ज़रूरत है मुझे? बाहमी एतमाद भी कोई चीज़ होती है या नहीं? वो मेरी बीवी है और मेरा ये फ़र्ज़ है कि उसे हर बात से पूरी तरह बाखबर रखूँ। फिर ज़रूर बता दे। पूरी कहानी सुनकर उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मैंने बेपरवाही इख्तियार करते हुए कहा, अपना नशा लेने के बाद वो दुनिया माफिया से बेखबर हो जाती है। खैर वो बात की बात है, ये बताओ कि तुम क्या करते फिर रहे हो? वो कौन लोग हैं जो तुम्हारे दुश्मन हो रहे हैं? मेरी कुछ खतरनाक लोगों से ठन गई है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने मंशियात फरोशों के एक बड़े और मुनज़्ज़म गिरोह से टक्कर ले ली है और अब वो मुझे रास्ते से हटा देना चाहते हैं, इसीलिए तुमने अपना घर छोड़ दिया है। उसने मुतसफ़राना लहजे में कहा, छोड़ा नहीं बल्कि उसे जलाकर राख कर दिया गया है। मैंने तल्ख़ लहजे में कहा, ओह, तो वो अखबारात में तुम्हारे ही मकान का किस्सा चल रहा था। उसकी आंखें हैरत से पेशानी पर जा चढ़ी। तो तुमने अब तक मुझे क्यों अंधेरे में रखा? अखबारात में तो किसी कातिल और स्मगलर का हवाला था। वो खबर मैंने ही पुलिस को दी थी, क्योंकि उस वक्त मंशियात फरोशों का सरगना मेरे घर में मौजूद था। उसका वहाँ क्या काम था? मेरे इंकशाफात उसकी हैरत में इजाफा करते जा रहे थे। मेरी तलाश के अलावा और क्या मकसद हो सकता था? मगर मैं बर वक्त होशियार हो गया और वह मकान में आग लगाकर पुलिस के नरगे से बच निकलने में कामयाब हो गया। उसे किसी तरह इल्म हो गया कि कामरान को मैंने ही इलाज के लिए दाखिल करवाया है, लिहाजा कामरान की निगरानी शुरू करा दी गई। मैंने उसे अंदेशे के तहत आपको उधर जाने से मना किया था। फिर आपने देख ही लिया कि आपका पीछा करता हुआ एक आदमी कल रात यहाँ आ घुसा। अगर हम सब हाजिर दिमागी से काम न लेते तो वो कामयाब हो गया होता। तुम उसे कहाँ ले गए थे? उसे सरगना के एक खुफिया ठिकाने पर घुसने पर मजबूर कर दिया था। उससे क्या हासिल हुआ तुम्हें? उसके चेहरे पर तजस्सुस गहरा होता जा रहा था। सरगना को सिर्फ ये जताना चाह रहा था कि मेरे हाथ भी बहुत लंबे हैं। अगर वो मेरे घर में घुस सकता है तो मेरी रसाई भी उस तक हो सकती है। लेकिन उसके ठिकाने पर हिफाजती इंतजाम इतना मजबूत है कि हमारा कैदी अंदर घुसने से पहले ही फाटक पर मुहाफिजों की गोली का निशाना बन गया और अब पुलिस उस किस्से की छानबीन कर रही है। उस वक्त कर्नल से गुलू खुलासी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। उसके जहन में मेरी तरफ से शुबहात सर उभारने लगे थे। ऐसे मौका पर अगर मैं उसे टालने की कोशिश करता तो वो मेरी तरफ से बदजन हो सकता था। वैसे भी पिछली रात उसके सामने कासिम के एक आदमी से टकराव के बाद बात खासी खुल चुकी थी, लिहाजा मैंने बेहतर यही समझा कि अपने किसी जुर्म का एतराफ़ किए बगैर उसे ज़्यादा से ज़्यादा तफसीलात से आगाह कर दिया जाए। उसी फैसले के तहत मैंने कैदी के कत्ल का इल्ज़ाम मुहाफिजों के सर डाल दिया था, ताकि अगले दिन के अखबार में अगर मकतूल की कोई तस्वीर शाया हो तो उस मामले में मेरी तरफ से कर्नल का जहन बिल्कुल साफ हो। जब तक कर्नल को अपने हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब न मिल गया, उस वक्त तक वो पूरी यकसोई के साथ उस मौजू में उलझा रहा। आखिर मुतमिन होने के बाद उसने एक नाजुक सवाल कर डाला, गजाला इंसाफ वाक़यात से किस हद तक बाखबर है? शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा है उसे। मैंने सोच समझ कर जवाब दिया। मंशियात के खिलाफ नफरत तो पहले भी मौजूद थी, लेकिन उस नफरत को एक मिशन का रुख उस वक्त नसीब हुआ जब मेरी गजाला से मुलाकात हुई। उसने हल्क से गुर्राट नुमा आवाज़ निकालते हुए तोफीमी अंदाज में अपने सर को जुम्बश दी। उसे शम्मा और कामरान की कहानी सुनाई होगी तुमके, लेकिन तुम दोनों अकल से बिल्कुल कोरे हो। इस मिशन में मुझसे बड़ा साथी तुमको रोए ज़मीन पर ना मिल सकेगा। तुम्हें और इसे इब्तिदा ही में मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। एतमाद? मैंने हल्के से दोहराया। बुरा ना मनाए तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी मुदाखलत से पहले तो शायद गजाला आप दोनों से बहुत दूर थी। जब रिश्तों के एतमाद ही को ठेस लगी हो तो दूसरे मसाइल पर से पुश चले जाते हैं। उसे तो ये तक नहीं बताया गया था कि कामरान का जहनी तवाज़ुन बिगड़ने की वजह क्या थी। तुम ठीक कहते हो, वो बोझल लहजे में बोला। हम जो फसल बोते हैं वही काटने पर मजबूर होते हैं। ये एक आफाकी कुलिया है जिसे हर एक दूसरे इंसान पर बड़े एतमाद के साथ चिस्पा कर देता है, लेकिन अपनी ज़ात को उससे मुस्तस्ना समझता है। हमने गजाला पर एतमाद नहीं किया और वो ज़हनी तौर पर हमसे दूर होती चली गई। हम तो शायद उसका एतमाद उस हद तक खो बैठे थे कि वो माँ बाप से मोहब्बत की बजाय धीमी धीमी सी नफरत करने लगी थी। और ये सब कोकिन की लानत है। शहर शहर में और कोचे कोचे में तुम्हें हज़ारों मंशियात खोर मिलेंगे जो जानते बूझते अपनी जानों को हलाकत का रोग लगाए चले जा रहे हैं, लेकिन मेरा घर इन सब में अजीब है। शमा कोकीन की आदी है और एक जिंदा लाश की तरह मेरे साथ जिए जा रही है। कामरान नासमझी में कोकीन की ज्यादा मिकदार खाकर पागल हो गया। बेटी बरसा बरस अपने वालिदैन से बदजन रही। एक नशे ने मेरे पूरे घर को अलमियों की आबाजगाह बनाकर रख दिया है। इन हालात में मुझसे बड़ा मंशियात का दुश्मन कौन हो सकता है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, यह अच्छी बात है कि मैं खुलकर काम कर सकूंगा। आपके मशवरे मेरे लिए रहनुमा साबित होंगे। इतनी बड़ी मुहिम में कहीं ना कहीं मैं जरूर तन्हाई का शिकार हो जाता। बस एक चीज जरा परेशान कुन होगी मेरे लिए। वो तशवीश ज़्यादा लहजे में बोला। वो क्या? मैंने हिम्मत गोश बनकर न्याजमंदाना लहजे में सवाल किया, लेकिन वो बोला तो मेरी खोपड़ी भन्ना की। और उस वक्त पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि बज़ाहिर समझदार और माकूल नजर आने वाले लोग भी बाज़ खास मामलात में सिनके हुए होते हैं। वही तुम्हारा मुलाजिम, क्या नाम है उसका? वो सादगी के साथ कह रहा था। शायद सुल्तान शाह की अहमियत घटाने के लिए उसका नाम तक लेना गवारा नहीं किया था। अब जब मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई पर्दा नहीं रहा है तो इस पर इतना ज्यादा इन्हिसार करना मुनासिब नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि उसे हिसाब किताब करके अलग ही कर दो। मैं उसे एक पैसा भी ना दूं तो भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा कर्नल साहब। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा।
आप उसके बारे में सोचना छोड़ दें, मेरे लिए उसकी अफादियत बहुत ज्यादा है। वो मेरे लिए बथेरे ऐसे काम कर गुजरता है जिनके लिए शायद आप और मैं हफ्तों किसी फैसले पर न पहुंच सके। खैर, अब मैं आइंदा इस मसले पर जुबान नहीं खोलूंगा। कर्नल ने मेरे जवाब पर मायूसाना लहजा में कहा, मैं उस जैसे लोगों की फितरत से खूब वाकिफ हूँ। तुम्हारी कमजोरियां भांप कर उसने तुम्हें अपना आदी बना लिया है, और जब कोई शख्स दूसरे की आदत या मजबूरी बन जाए तो अलहदगी नामुमकिन होकर रह जाती है। शम्मा कुकीन की आदी है और तुम सुल्तान शाह की आदी हो। यह ख्याल रखना कि किसी दिन वो कोई बड़ी चोट देकर एकदम लापता ना हो जाए। मैंने गुस्से के इजहार में अजली सिगरेट लान पर फेंक कर जूते से मसलती। इब्तिदा में मैं खुद ही इस मसले पर जुबान बंद रखने का अहद कर रहा था, और आखिर में फिर एक मशवरा दे बैठा था। उसकी सोच में जो बुनियादी टेढ़ आ चुकी थी उसे सीधा करना शायद खुद उसके बस से बाहर था, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मैं खामोश रहा। कर्नल ने शायद मेरी नागवारियत भांप ली और फौरन ही वहां से उठ गया। आओ अंदर आ जाओ, चाय पिएंगे। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही वो मुझे छोड़कर तेजी से अंदर रिपोश हो गया, और मैं गजाला की तलाश में चारों तरफ निगाहें दौड़ाता कामरान के कमरे की तरफ हो लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक सुल्तान शाह वही मौजूद था, लेकिन गजाला को उसके साथ महवी गुफ्तगू देखकर मुझे शदीद हैरत का सामना करना पड़ा। मैं बाहर इंतजार करते करते उकता गया और तुम यहाँ खुशखपियों में मसरूफ हो। मैं डैडी को आपसे गुफ्तगू का मौका देना चाह रही थी। सुबह से मैं उनके सवालात सुनते सुनते तंग आ गई हूँ, इसलिए यहाँ सुल्तान शाह से ताज़ा तरीन सूरत हाल का खुलासा सुन रही थी। उसने हंसते हुए कहा, कर्नल के सवालात के जवाब में क्या कहा तुमने? मैंने वहीं एक कुर्सी संभालते हुए सवाल किया। कहती ही क्या, आपके निजी मामलात से लाताल्लुकी का इजहार करती रही। कुछ कह बैठती तो आपके लिए उसे निभाना दुश्वार हो जाता। वैसे आपके मुज़ाकरात कैसे रहे डैडी से? मैंने तकरीबन सब कुछ बता दिया है, अलावा अपने और तुकीर के रिश्ते के। उन्होंने जानना चाहा था कि तुम हालात से कहाँ तक वाकिफ हो, तो मैंने यही कहा कि तुम थोड़ा बहुत जानती हो। उसके साथ ही मैंने अपने पूरी गुफ्तगू का खुलासा सुना डाला और वो मुतमिन नजर आने लगी। आप दोनों आज रात लाहौर जा रहे हैं? मेरे खामोश होने पर उसने सवाल किया। हाँ, मैं इसे ज्यादा मोहलत नहीं देना चाहता, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। मेरा अंदाजा है कि जीवा हाउस के फाटक पर रक्षी के भाई के कत्ल ने तुकीर को हवास बागता नहीं तो परेशान जरूर कर दिया होगा, और वो यहाँ कयाम को तूल देने से कतराएगा और लाहौर लौट जाएगा। लाहौर में आप उसे कहाँ तलाश करेंगे? पिछली बार कोशिश के बावजूद आप उन भाइयों का सुराग नहीं लगा सके थे। इस बार तो आपकी और उन दोनों के दरमियान खुली लड़ाई है। उन्हें भनक भी मिल गई तो वो पूरी वहशियाना कुव्वत के साथ वार करेंगे। जहन में एक मुबहम सा खाका है, उसे आखिरी सूरत लाहौर पहुंच कर ही दे सकूंगा। एशियन सिंडिकेट लिमिटेड से बहुत उम्मीद है। इस इदारे के सहारे मेरी रसाई कोई ना कोई सूरत निकाल लाएगी। नसीर खान भी काम आएगा। गजाला और सुल्तान शाह को बातों में मशगूल छोड़कर मेरे जहन में एक नया मंसूबा पल रहा था। उसे पूरा करने के लिए मैंने जहांगीर से राब्ता कायम किया। उस राब्ता करने के बाद मुझे बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई थी। वही हुआ जिसका अंदेशा था। वापस आकर मैंने गजाला और सुल्तान शाह की इस्तफसार तलब निगाहों के जवाब में थके हुए लहजे में कहा, जहांगीर से बात करना मुफीद साबित हुई। आज रक्षी को बाकायदा तंजीम में शामिल कर लिया गया है। जहांगीर आज कैसे मेहरबान हो गया? गजाला ने पूछा। अपने पिछले रवैये पर नादिम था। A2 से अचानक सामना हो जाने पर बुखलाया हुआ था, लेकिन अब उसे अंदाजा हो गया है कि मेरी ही तरह किसी वक्त उसकी भी बारी आ सकती है। यानी लाहौर जाने का प्रोग्राम अब मुलतवी ही हो गया? सुल्तान शाह ने सवाल किया। हाँ, बदकिस्मती से जहांगीर का अभी तक रक्षी से कोई राब्ता नहीं हुआ, वरना बराह रास्त में उससे दो टोक बात कर लेता। अब जरा लंबे तरीकाकार पर अमल करना होगा। गजाला ने मेरे प्रोग्राम के बारे में वाकफियत हासिल करना चाहिए, लेकिन मैंने उसे टाल दिया और फिर सुल्तान शाह को साथ लेकर वहां से रवाना हो गया। अपने हुलिये में चंद नुमाया जाहिरी तब्दीलियों के बायस मुझे पूरा यकीन था कि रक्षी समेत कोई भी शनासा मुझे दूर से पहली नजर में नहीं पहचान सकेगा। इसलिए मैंने कोई नया सवांग रचाने का इरादा तर्क कर दिया। गुलशन इकबाल में अकबर की इलाजगाह तक पहुंचते हुए पूरे प्रोग्राम की जुज़वियात सुल्तान शाह को ज़हन नशीन करवा दी थी। फिर मैंने उसे इलाजगाह से कुछ दूर कार से उतार दिया और वो पैदल ही उस तरफ रवाना हो गया। उसे वहां पहुंचकर कामरान को देखना था और अस्पताल के अमले से उसके बारे में 2-4 सवालात करके बाहर लौटाना था। मैंने अपनी कार इलाजगाह से कुछ दूर ऐसी जगह रोक ली थी जहां से मैं इलाजगाह के फाटक से आने जाने वालों पर निगाह रख सकता था, मगर मेरी तरफ कोई खास तौर पर मुतवज्जा न होता। इस प्रोग्राम को तय करते हुए मेरे जहन में एक मुहिम सा खतरा मौजूद था, क्योंकि तौकीद से बचने के लिए मैं जख्मी सुल्तान शाह को घर से उसी इलाजगाह में ले आया था, मगर बाद में कासिम के मजमूम अजाइम का अंदाजा लगाने के बाद हम दोनों को हंगामी तौर पर वहां से एम्बुलेंस लेकर फरार होना पड़ा था। वो एम्बुलेंस जनाब अस्पताल के अहाते में छोड़ दी गई थी, लेकिन इलाजगाह में सुल्तान शाह की शनाख्त मसाइल खड़े कर सकती थी। जब वो वहां से मेरे साथ फरार हुआ तो ड्रेसिंग की वजह से नाकाबिले शनाख्त होकर रह गया था। उस वक्त के मुकाबले में उसके जख्म तेजी से बंद हो रहे थे, लेकिन चेहरे और पेशानी पर निशानात वाज़े थे। मेरा ख्याल था कि उस बिना पर उसे पहचानना न जा सकेगा। दूसरी तरफ सुल्तान शाह ने इस मसले का जिक्र ही नहीं छेड़ा था। वो दलेरी और वफादारी का मफहूम ही कुछ और समझता था। मुझे पूरा यकीन था कि वो यही सोचता रहा होगा कि कहीं उसकी जुबान से किसी इम्कानी दुश्वारी का जिक्र सुनकर मैं ये न समझ बैठूं कि वो इस मुहिम से दामन बचाना चाह रहा है।
उस मकाम पर सुल्तान शाह के नमूदार होने का इंतजार करते हुए मुझे वो अंदेशे कुछ ज्यादा ही कभी महसूस होने लगे। सुल्तान शाह के मुकाबले में शायद मेरी जात से ज्यादा महफूज थी। सर के बालों की रंगत से वज़ाकता तक हर शनाख्त में तब्दीली रूनमा हो चुकी थी और महज कदोखाल की बिना पर मेरा पहचाना जाना शायद नामुमकिन होकर रह गया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसी तरफ रवाना हो गया जिधर से सुल्तान शाह को वहां पहुंचना था। दूर से कार पहचानते ही वो ठिठक कर अपनी जगह रुक गया। अंदर आ जाओ, मैंने गाड़ी उसके करीब रोकते हुए कहा और उसने कुछ न समझने वाले मशीनी अंदाज में पैसेंजर सीट संभाल ली। क्या प्रोग्राम मनसूख हो गया? कार की हरकत में आते ही उसने मुतहय्यराना लहजे में सवाल किया। मनसूख नहीं, कुछ तब्दील हुआ है। मैंने मुस्कुराते हुए वजाहत की। यहाँ से एम्बुलेंस लेकर फरार होने वाला किस्सा अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। तुम्हारे चेहरे पर जख्मों के ताज़ा निशानात की बिना पर तुम्हारे हाथों जिक्र उठाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर या अस्पताल के अमले के किसी फर्द ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम दुश्वारियों में पड़ जाओगे। मुझे खुद भी ये ख्याल आया था, उसने गहरा सांस लेकर कहा, लेकिन ये सोचकर खामोश रहा कि तुम प्रोग्राम बना रहे हो तो इस पहलू पर भी गौर कर लिया होगा। अपनी जुबान से खतरे का इजहार कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तुम मेरे अहमक ही हो, मैंने कहा। मैंने सोचा जरूर था लेकिन इस मामले को इतनी अहमियत नहीं दी थी। मंजिल पर पहुंचकर अपनी गलती का अंदाजा हुआ और मैं वापस लौटा। अब तुम कार में रहोगे, तुम्हारी जगह मैं अंदर जाऊंगा। ये तो इससे भी बुरा होगा। उसने बिला तहम्मुल कहा, सिर्फ बाल रंग लेने से तुम बच नहीं सकोगे और अगर रक्षी खुद वहां मौजूद हुई तो तुम्हें पहली निगाह में पहचान लेगी। इनमें से कोई पहचान ले तो फर्क नहीं पड़ता। मैंने बेपरवाही से कहा, इस चाल का मकसद भी यही है कि अगर कोई कामरान पर निगाह रख रहा है तो वो सामने आने पर मजबूर हो जाए और अगर तुम्हें पहचान कर उन्होंने अस्पताल ही में किस्सा निपटाने का फैसला कर लिया तो मैं बाहर हाथ पर हाथ रखे इंतजार ही करता रह जाऊंगा और वह हाथ झाड़ कर साफ निकल जाएंगे। इलाजगाह को इस हद तक मुलव्विस करना नामुमकिन होगा। ऐसा सिर्फ इसी वक्त हो सकता है जब अकबर खुद इस करो का सरगर्म रुकन हो। बस तुम्हें बाहर रहकर आंखें खुली रखनी होगी। बाहर रहकर आंखें खुली रखने से कुछ भी ना होगा। वो खुश्क लहजे में बोला, कामरान का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। उनमें से किसी को अगर ये अछूता ख्याल सोच गया तो कामरान के कमरे में बेखबरी में तुम्हारी खोपड़ी पर ज़रब लगाकर तुम्हें बेहोश करेगा और अस्पताल के अमले को बताएगा कि तुम कामरान के हमले का शिकार हुए हो। फिर तुम बंद एम्बुलेंस में अगवा कर लिए जाओगे और मैं आंखें खोले खोले सूख जाऊंगा। पता भी न चल सकेगा कि तुम कब और कहां ले जाए गए हो। तुम्हें सूजी दूर की है, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हारा ख्याल है कि मैं बिल्कुल ही बोधा साबित हूंगा? यह मतलब नहीं था मेरा। उसने बुखलाकर जल्दी से वजाहत की। बेखबरी में वार किया जाए तो सारी दिलेरी और होशियारी धरी की धरी रह जाती है। ये दो बुदू मुकाबले की बातें हैं। फिर तुम क्या चाहते हो? मैंने फैसला उसी पर छोड़ते हुए कहा। हम दोनों ही अलग अलग रहते हुए अंदर घुसे। उसने तजवीज़ पेश की, तुम अंदर चले जाना, मैं हाथे में मुंतजिर रहूंगा। इस तरह कोई भी गड़बड़ मेरी नज़र से न बच सकेगी। अगर तुम जेर ही कर लिए गए तो कम अज कम अहाते तक तो लाए ही जाओगे। ये बात कुछ माकूल लगती है, मैंने कार एक गली में मोड़ते हुए कहा, लेकिन ये याद रखना कि नागुज़ीर सूरत हाल पैदा हुए बगैर तुम सामने आने की कोशिश नहीं करोगे। इस बार मैं एक जगह ड्राइविंग सीट छोड़कर उतर गया और उसने कार आगे बढ़ा दी। मैंने रुककर सिगरेट सुलगाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इलाजगाह की तरफ चल दिया। हाथे में दाखिल होकर मैंने दुज़दीदा निगाहों से इतराफ का जायजा लिया तो कर्नल की कार एक गोशे में खड़ी नजर आई। गालिबन सुल्तान शाह ड्राइविंग सीट पर ही जमा हुआ था। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ और किसी की तवज्जो का मरकज बने बगैर कामरान के फ्लोर पर पहुंच गया। उस इलाजगाह में तमाम या कम अज कम चंद कमरे जरूर ऐसे थे जिनको अंदर से बोलट या मकफिल नहीं किया जा सकता था। शायद यह बंदोबस्त खतरनाक जहनी मरीजों के लिए रखा गया था कि कहीं वह जुनून में आकर कमरे में मबहूस न हो जाए और खुद को शदीद नुकसान पहुंचा बैठे। ऐसे कमरों में अमले के अराकीन बिला रोक टोक अंदर दाखिल हो सकते थे और शायद इसी वजह से उस फ्लोर पर मुस्तैद अमला रखा गया था जो फ्लोर पर पहुंचने वाले हर मुलाकाती का सवालिया नजरों के साथ इस्तकबाल करता था ताकि मुलाकाती किसी दूसरे मरीज की खलवत में दाखिल न हो सके। नर्स को कामरान का नाम बताकर मैं उसके कमरे की तरफ चल दिया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर मैं बिला तवक्कुफ अंदर दाखिल हुआ तो फौरी तौर पर एक खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। कामरान के बिस्तर के करीब ही कुर्सी डाले एक खूबसूरत दरमियानी उम्र की नर्स गोद में रंग बिरंगी मुख्तलिफ चीजें लिए बैठी थी और कामरान के हाथ में गत्ते के चंद छपे हुए टुकड़े मौजूद थे जिन्हें बिस्तर की शफाफ चादर पर जोड़कर गालिबन वो कोई तस्वीर या खाका मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा था। मेरी मुदाखलत पर वो दोनों ही अपनी महवियत से चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। नर्स होशमंद थी, लिहाजा उसकी निगाहों में मचलती हुई जिंदगी की चमक मेरे लिए कोई खास मफहूम नहीं रखती थी। लेकिन कामरान दीवाना था। उसकी आंखों में मैंने हमेशा ही दहशतनाकी और बेरौनकी और वीरानी रची हुई देखी थी। लिहाजा उसकी आंखों में नागवारी के साथ जिंदगी की चमक देखकर मेरे दिल में अकबर के लिए तशक्कुर का एहसास उमड़ आया। कामरान कुकीन का मारा था और बरसों से उस एक गलती का अजाब सह रहा था कि उसने कुकीन की भारी मिकदार खा ली थी। मगर उस वक्त उन नर्स के साथ जिस अंदाज में खेल में मुनहमिक था वो मेरे लिए बहुत हौसला अफजा थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे अपने महबूब शुगल में उसे मेरी मुदाखलत नागवार गुजरी है। हेलो कामरान, क्या हाल है? मैंने आगे बढ़ते हुए उससे सवाल किया। नर्स अपनी गोद में रखी हुई चीजें मेज पर डालकर उठ चुकी थी। कामरान ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय नर्स की तरफ देखा, फिर उसकी सरसराती हुई आवाज मेरे कानों से टकराई। ये कौन है? यहाँ क्यों आया है?
तुमसे मिलने आए हैं, खुद ही पहचानने की कोशिश करो। नर्स ने मुस्कुराते हुए शफकत अमेज लहजे में कहा। नहीं। उसने अचानक दोनों हाथों से अपनी कनपटियां थाम ली। मेरा सर फट रहा है, मैं मर जाऊंगा, तुम सब पागल हो, चले जाओ जहां से। सब जा रहे हैं, तुम ज़हन पर जोर ना दो। नर्स ने जल्दी से उसे सहारा देकर लटाने की कोशिश करते हुए कहा और मैंने बढ़कर बिस्तर पर पड़े हुए रंगीन टुकड़े हटा दिए। मेरा ख्याल था कि वो लेटने में मुजाहमत करेगा, लेकिन उसने हैरतनाक सआदतमंदी का मुजाहरा किया और कनपटियां हथेलियों में दबाए हुए तकिए पर गिर गया। साथ ही वो धीमी आवाज में कुछ बुड़बड़ाता भी जा रहा था। नर्स ने ट्राली से एक नई सिरिंज लेकर एक शीशी से उसमें कुछ स्याल मुंतकिल किया और कामरान को पुचकारते हुए बहुत आराम से वो स्याल उसके दाहिने बाजू में उतार दिया। कामरान की आवाज फौरन ही धीमी होने लगी, अजलात का तनाव ढीला पड़ने लगा और चंद ही सेकंड में दवा के जरिए असर वो गहरी नींद या बेहोशी में डूब गया। बहुत दर्दनाक हालात से दो चार है आपका मरीज, नर्स ने इस्तेमाल शुदा खाली सिरिंज ट्राली के निचले खाने में फेंकते हुए कहा। 2-4 दिन में कभी कभार जहन थोड़ा सा बेदार होता है, लेकिन जरा भी जोर पड़े तो यही कैफियत होती है। अगर मैं इंजेक्शन न देती तो इस पर बतदरीज खतरनाक दौरे की हालत तारी हो सकती थी। मैंने पहली बार उसकी आंखों में जिंदगी की चमक देखी है, मैंने उम्मीद अफजा लहजे में कहा। इलाज मुअस्सर साबित हो रहा है, उसने एतराफ़ किया। डॉक्टर अकबर इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिगड़ा हुआ केस है, बिल्कुल सेहतमंद होने के लिए खासी मुद्दत दरकार होगी। संभलने की उम्मीद हो तो तवील इंतजार भी किया जा सकता है। आपसे बहुत मानूस हो गया है। उसके होंठों पर एक उदास सी मुस्कुराहट फैल गई। 3 नर्सें इसके हाथों पिट चुकी हैं। मुझ में न जाने क्या बात नजर आती है कि मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं की, बल्कि कभी कभी बड़े शौक से मुझे घूरता रहता है। हो सकता है कि मुझ में उसे माजी की किसी मानूस शबात की झलकियां मिलती हूँ। वो बस लाशौरी सी हरकत होती है उसकी। जब भी मैंने उस इन्माक पर उसे टोका तो फौरन ही संभल जाता है, जैसे ख्वाब देखते देखते अचानक चाक उठाओ। लाशौर काम करने लगा है तो इंशाअल्लाह शऊर भी बहाल हो जाएगा, मैंने पूरी उम्मीद लहजे में कहा। डॉक्टर अकबर की हदायत पर दरमियान में एक मरतबा फिर इन तीनों में से एक नर्स उसके पास भेजी गई थी। उस पर निगाह पड़ते ही भड़क उठा था और मुझे पुकारने लगा था। मैं आई तो मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल रहा, बल्कि कुछ देर तक खेलता भी रहा। आपका नाम क्या है सिस्टर? मेरा नाम तो बस सिस्टर ही समझिए। उसने मुस्कुराती गुफ्तगू को निजी हदूद में दाखिल होने से रोक दिया, लेकिन कामरान मुझे अज खुद गुड्डी कहने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन में यह नाम उसके लिए मानूस रहा हो? कम अज कम मेरे इल्म में नहीं, मैंने एतराफ़ किया। आप डॉक्टर अकबर से जरूर मिल लें, उसने अपना सामान समेट कर टाली पर रखते हुए कहा। उनका ख्याल है कि गुड्डी का सामने लाया जाना मरीज के हक में बहुत बेहतर साबित होगा। आपको देखना होगा कि ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने से पहले मरीज किसको गुड्डी कहता था। ऐसे मामलात में सब कुछ डॉक्टर नहीं कर सकता, मरीज के हमदर्दों को भी ताउन करना पड़ता है। मैं ज़रूर मिलूंगा डॉक्टर से, मैंने कहा और ट्राली समेत कमरे से वो चली गई और मैं कामरान के बिस्तर के करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उस वक्त मेरे जहन में उस नर्स के लिए तशक्कुर के जज्बात उमड़ते चले आ रहे थे, जो किसी सिले या सताइश की परवाह किए बगैर अपने फर्ज की हदूद से बढ़कर ज़ाती सतह पर एक दीवाने की दिलजोई की कोशिशें कर रही थी। मन कमरे का दरवाजा खुला और मेरे दिल की धड़कन बैक वक्त तेज हो गई। आने वाला मजबूत डेल डोल का एक तवील कामल शख्स था। उसके चौड़े चेहरे की साख से खशूनत और सर्द महरी टपक रही थी। दाहिना हाथ कोट की जेब में था, जहां किसी नाल का उभार बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था। जरा भी हरकत की तो बेदरेक गोली मार दूंगा। वो सर्द मगर धीमी आवाज में बोला, कौन हो और क्या चाहते हो? मैंने अपनी जगह से जुम्बिश किए बगैर सवाल किया। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पहले कभी तुम्हें देखा हो। ये ना भूलो कि रिवाल्वर तुम्हारे नहीं मेरे पास है, उसने हतक हमेज लहजे में कहा। पहाड़ जैसा वजूद रखते हुए बेअक्ली की बातें कर रहे हो। मैंने भी तुर्की बतुर्की आहानत अमेज अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, तुम यहाँ रिवाल्वर की नुमाइश करने तो आए होगे, कोई ना कोई मकसद भी रहा होगा। मकसद भी सामने आ जाएगा, फिलहाल तुम्हें मेरे साथ चलना है। बहुत बेजोक आदमी हो, सिन्फ नाज़िक के होते हुए मुझे ले जाने पर तुले हुए हो। ज्यादा खुश दिली दिखाने की जरूरत नहीं। वो दांत पीस कर गुराया, मुझसे 2 कदम आगे चलोगे, जो कहूँ उसी पर अमल करते रहता, वरना खोपड़ी में रोशनदान नमूदार हो जाएगा। खूब खुश दिली खुद दिखा रहे हो, इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे ले जाने का इरादा तर्क कर दो। जो पूछना है मैं यही बताने को तैयार हूँ। जुबान बंद रखो और अब चलने के लिए तैयार हो जाओ। किसी के मोहरे मालूम होते हो, मैंने सुलगाने की नीयत से कहा। मकसद मालूम ही नहीं, तुम मुझे क्या बता सकोगे? बेहतर यही है कि तुम्हारे किसी जिम्मेदार आदमी से मिल लिया जाए। ये कहते हुए मैंने कुर्सी छोड़ दी। उसके चेहरे पर गुस्से की कई रंग आकर गुजर गए थे। तुम्हारे आगे हाथ उठाकर चलना है या हाथ गिराकर? मैंने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए मज़ाक़ाना लहजे में सवाल किया। अगर किसी को तुम्हारे जबरदस्ती ले जाने का शुबा भी हो गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो गुर्राया, वो तो सूरत ही से जाहिर हो रहा है। मैं चलता हूँ, बता देना। मेरी कोशिश थी कि कमरा छोड़ने से पहले ही उसके जहन पर इस कदर झुंझलाहट तारी हो जाए कि जरूरत पेश आने पर उसकी खोपड़ी एतदाल पर न रह सके। निकलो, उसे गाली देने के अंदाज में हुक्म दिया और मैं दरवाजा खोल कर कमरे से बाहर राहदारी में निकल आया। वो साए की तरह मेरे पीछे हो लिया। अगर कामरान की देखभाल पर ममूर नर्स कहीं नजर आ जाती तो मेरा इरादा था कि रुक कर उससे कुछ बात करता, लेकिन वो कहीं नजर न आई। मगर जब मैं फ्लोर स्टाफ के काउंटर के करीब से गुजरा तो एक अधेड़ उम्र नर्स ने मुझे रोक लिया
आप कामरान को देखने आए थे? जी हाँ, मैंने उसकी मुदाखलत पर खुशी महसूस करते हुए कहा। डॉक्टर अकबर उसकी फैमिली के किसी फर्द से मिलना चाहते हैं। शायद तनवीर अली साहब ने गार्जियन के तौर पर मरीज को यहाँ दाखिल करवाया था। आप उन्हें यह पैगाम दे सकेंगे? उसने एक कागज देखते हुए कहा। जरूर दे दूंगा, मैंने खुशखलकी का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं खुद भी अभी डॉक्टर से मिलना चाह रहा था, लेकिन ये गैर मुतवक्के तौर पर आ मौजूद हुए। मैंने पीछे खड़े हुए नोवार्द की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो सूरत हाल पर सख्त मुस्तरिब नजर आ रहा था। मुझे फौरी तौर पर इनके साथ जाना पड़ रहा है, अगर आप इजाजत। अधेड़ उम्र नर्स मुल्तजाना लहजे में नोवार्द से मुखातिब हुई, लेकिन मैंने फौरन ही उसकी बात काट दी। ना, इनको ना छेड़ें, ये घटिया किस्म के मरीज हैं। अगर ताखीर के बायस इन पर दौरे की कैफियत तारी हो गई तो इनके भारी भरकम वजूद को यहाँ से लाद कर ले जाना पड़ेगा, और ये काम मेरे लिए मुहाल होगा। मैं तनवीर साहब को भेज दूंगा। नोवार्द बेबसी के आलम में बस मुंह बिगाड़ कर रह गया। काउंटर से आगे बढ़ते ही उसके मुंह से बामुहावरा और पेचीदा किस्म की गालियों का तूफान उमड़ पड़ा, क्योंकि उसने मेरे मुंह से अपने लिए घटिया का लफ्ज सुन लिया था। इलाजगाह की इमारत से बाहर निकलती बेख्तियार मेरी निगाहें उस कोशे की तरफ उठ गईं जहां सुल्तान शाह कार पार्क की हुए बैठा था, और मुझे यह देखकर सुकून हुआ कि दरवाजे से कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ सुल्तान शाह साफ नजर आ रहा था। दाहिनी तरफ घूमकर नीली गाड़ी की तरफ बढ़ते जाओ। बरामदे की सीढ़ियां उतरते हुए नोवार्द ने सख्त लहजे में कहा, और मैं उसके हुक्म की ताबील में बेचू चरा दाहिनी तरफ मुड़ गया। मेरा ख्याल था कि नोवार्द अकेला ही होगा। ऐसी सूरत में उसके लिए गाड़ी चलाने के साथ मुझ पर निगाह रखना दुश्वार होता, लेकिन वो भी कम चालाक नहीं था। उसने मुझे ड्राइविंग सीट संभालने का हुक्म दिया और खुद फुर्ती से पैसेंजर सीट संभाल ली। गाड़ी हरकत में आई तो मैं सोच रहा था कि इस वक्त सितारे ही यावरी कर रहे हैं। शायद नोवार्द को खुशफहमी हो रही हो कि उसने मुझे रिवाल्वर के बल पर अगवा कर लिया था, जबकि हकीकत उसके बरक्स थी। अगर मैं मुजाहमत पर तुल जाता तो उसके फरिश्ते भी मुझे कहीं न ले जा सकते, बल्कि कामरान के कमरे में ही मैं उसे जेर कर सकता था। और अब उसने अपनी दानिश में मुझे ड्राइविंग पर मजबूर करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली थी। लेकिन ये भूल गया था कि कार के अंदर और बाहर जो शीशे लगे होते हैं वो ड्राइवर की रहनुमाई के लिए ऐसे जावियों पर सेट थे कि मुझे पीछे आती हुई सुल्तान शाह की कार मुसलसल नजर आ रही थी, और बार बार मुड़कर देखे बगैर उस ताक्कुब का शुबा तक नहीं हो सकता था। वो तो बस गोद में रिवाल्वर डाले मुतमिन बैठा था कि उसने मुझे पूरी तरह बेबस कर लिया था। इजाजत हो तो एक सिगरेट सुलगा लूं? मैंने गैर संजीदा लहजे में सवाल किया। अगर मैंने मार मार कर गैंटिया का मरीज ही न बना डाला तो मेरा नाम नहीं। वो एक गाली देकर बोला। वो शुरू ही से भरा बैठा था, मेरे छेड़ते ही फट पड़ा। तुम्हें बताओ कि मैं उसे कैसे पीछा छुड़ाता? मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए मासूमाना लहजे में सवाल किया। असलन तो इस वक्त मेरे लिए मरीज सबसे ज्यादा अहम था और मुझे फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए था, जबकि तुम मुझे जरा भी ढील देने पर अमाता नहीं थे। इसीलिए मुझे इससे एक संगीन बहाना तराशना पड़ गया। वो बेवकूफ भी जेरे लब मुस्कुराई थी। वो बनाए हुए लहजे में बोला, तुमने मुझे घटिया और गैंटिया का मरीज बना दिया था। गैंटिया कोई दौरा तो नहीं, एक मुस्तकिल मर्ज होता है। ओह, मुझे मालूम नहीं था। मैंने एक बेसाख्ता कहकर कहा, सफाई से खून करते उस सादगी से कहा, दरअसल इस मामले में मेरी मालूमात बिल्कुल सिफर है, तो मेरी तुसी कर सकते थे। वो बेचारी फिर तो मेरी हमाकत पर ठीक ही मुस्कुराई थी। मैंने आंखों के गोशों से देखा कि वो मुझे फाड़ खाने वाली निगाहों से घूर रहा था।